हेलो दोस्तों, नमस्कार। डांडिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज अपना जो टॉपिक है वो अपना इससे पहले जो टॉपिक चला था वो राजस्थान का एकीकरण पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज अपन जो पटवारी की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस की दृष्टि से, स्कूल लेक्चर की दृष्टि से, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से सब में ही सिलेबस है वो अपनी है, एक सभ्यता है, वो है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता किस तरह से पनपी है, पहले इससे पहले किसका पतन होने के बाद में वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ था अर्थात उदय हुआ था। पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। अब वो किस किस ग्रंथों से जानकारी मिलती है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में अपन पूरी डिटेल बात करेंगे। टॉपिक है अपना वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता टॉपिक है अपना वैदिक सभ्यता। बड़े ध्यान से सुनना, अच्छा टॉपिक है। किस तरह से अपने कहाँ से इनका उल्लेख मिलता है, कहाँ से प्राचीन सिंधु घाटी, इससे पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात हमारी कौन सी सभ्यता का उदय हुआ था, वो सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पहले कौन से क्षेत्र की बात करते हैं, जो कहाँ पे रहती थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रहती। अलग अलग विद्वान अलग अलग जगह बताते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में भी, तो उनकी सबकी अपन बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात कौन सी सभ्यता का उदय हुआ था? तो हमारी कौन सी सभ्यता का उदय हुआ था? वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कहाँ से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है? वैदिक सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त होती है, जो जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है हमको? ये वेदों से प्राप्त होती है। अर्थात वेदों का जो संकलन किया था, वेदों को ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही वो सभ्यता कहलाई। कौन सी? वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत हम कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत। वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत हमको चार तरह से प्राप्त करना है। कितने तरह से? चार तरह से प्राप्त करना है। देखो किस तरह से। इस तरह अपन छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से एक तो हमको साहित्यिक स्रोत से, साहित्यिक स्रोत पहला नंबर। दूसरा नंबर पे पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत से।
और तीसरे नंबर की बात करते हैं ताम्र संच। वैदिक सभ्यता के जो जानने के स्रोत है वो हमको यहाँ से ज़्यादातर प्राप्त कर साहित्यिक स्रोत से, पुरातात्विक स्रोत से, ताम्र संचय स्रोत से पता लगता है कि हमारी वैदिक सभ्यता थी। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, सबके बारे में बात करेंगे। अब देखो, साहित्यिक स्रोत में हमको किन किन ग्रंथों से अपन को पता लगता है। पहला नंबर, साहित्यिक स्रोत से हमको वेदों से, वेद ग्रंथों से हमको ये बारे में पता लगती है, अगर साहित्यिक स्रोत के बारे में आ जाता है। दूसरा नंबर पे आता है ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा नंबर पे आता है हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से भी पता लगते हैं। तीसरे नंबर पे हमको लगता है आरण्यक ग्रंथों से भी हमको पता लगते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथा नंबर है हमारा उपनिषद। उपनिषद से भी हमको साहित्यिक स्रोत तथा साहित्यिक स्रोत 4 है, इनसे हमको कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। आगे हमको पुरातात्विक स्रोत से हमको किस किस से, देखो पुरातात्विक स्रोत हमारे इनको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो हमको अभिलेखों से, किससे, अभिलेखों से प्राप्त करें, अभिलेखों से वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। दूसरा हमको मृद भांडों से, किससे, मृद भांडों से हमको इनके मामले में अर्थात वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। अब अभिलेख कौन कौन से हैं जो वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं अभिलेख कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पहला नंबर का कसा साइट, ये हमको कहाँ से मिला है, हमको इराक से। ये अभिलेख हमको कहाँ से मिलता है, इराक से। दूसरे नंबर पे हमको जो मिलता है बोगज कोई अभिलेख, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तुर्की से प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अभिलेखों से, दूसरे मृद भांडों से। अभिलेख से जो एक तो है कसाइट जो इराक में हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक बोगज का ही अभिलेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तुर्की से प्राप्त हुआ है। मृद भांडों की बात करते हैं, हमको कौन कौन से मृद भांडों से, एक तो हमके बात पड़ता है काले लाल मृद भांड। दूसरे नंबर पे हमको गेरू वर्ण से प्राप्त होता है हमको इसकी जानकारी वैदिक सभ्यता की। तीसरी हमारी उत्तरी कृष्ण मृद भांड, इनसे भी पता लगता है कि हमको वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। एक बार दोबारा देखेंगे, देखो साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, तीसरा हमारा ताम्र संचय। अब ताम्र संचय की बात करते हैं तो ताम्र संचय हमारा जो ताम्र जो संचय जो हमको कहाँ से वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। एक अपना अगर क्षेत्र की बात करें, ताम्र क्षेत्र सबसे ज़्यादा वैदिक सभ्यता के अंदर कहाँ से प्राप्त होता है, वो क्षेत्र कहाँ से प्राप्त होता है, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। एक होता है स्थान, अगर ताम्र संचय का अगर वैदिक सभ्यता में स्थान की बात करते हैं तो स्थान कौन सा रहेगा, एमपी का एक स्थान है गुगरिया। क्या नाम बताया, गुगरिया नामक स्थान से हमको ताम्र संचय था तांबे की जानकारी मिलती है। कौन सभ्यता के, वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। एक बार दोबारा इसको अपन डिटेल से बात करते हैं।
क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कौन सी सभ्यता का उदय हुआ था, तो वो सभ्यता कौन सी, हमारी वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। इसी से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता विकसित थी, तो वो कौन सी रही थी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात कहने का मतलब यह है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था, उदय हुआ था। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है, वेदों से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। अगली बात है वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत। देखो हमारे स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे हमारा पहला है साहित्यिक स्रोत, जो साहित्य लिखा गया है उन स्रोतों से अर्थात उन ग्रंथों से हमको वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से हमको अभिलेख, मृदभांड, ऐसे पुरातात्विक स्रोतों से हमको वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हमको दो प्राप्त हुए हैं जिनकी जानकारी, वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। एक तो है कसाइट जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, इराक से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, इराक से प्राप्त होता है। क्वेश्चन यह आ जाता है कि वैदिक सभ्यता में कौन से अभिलेख से जानकारी प्राप्त की जाती है, तो दो है, एक तो कसाइट और दूसरा है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख की पूरी बात करेंगे अपन, आगे चलते हैं थोड़ा। मृदभांड, देखो मृदभांडों से भी जानकारी प्राप्त होती है, वहां के जो काले और लाल मृदभांडों से प्राप्त होती है किसकी कौन सभ्यता की जानकारी, वैदिक सभ्यता की। गेरू वर्ण की भी जानकारी होती है, उत्तरी कृष्ण मृदभांडों की भी जानकारी प्राप्त होती है, किसमें, वैदिक सभ्यता में। अगली बात होती है वैदिक सभ्यता में जो ताम्र संचय अर्थात तांबे के उपकरण मिले हैं, कौन से में, वैदिक सभ्यता में। अगर क्षेत्र की बात करें या फिर स्थान की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक सभ्यता में तांबे का जो उत्खनन मिला है सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में मिला है, तो यूपी। अगर स्थान की बात की जाता है तो स्थान एमपी का एक स्थान है, वो स्थान कौन सा है, गुगेरिया नामक स्थान से हमको सबसे ज़्यादा तांबे का जो मिला है वो कौन सभ्यता की जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता की। इनकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन इनको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अपना जो अभिलेख के बारे में बात करी थी, देखो अभिलेख है एक बोगज कोई अभिलेख, अभी अपन ने बात करी थी उस अभिलेख की, इसमें कुछ खास बातें हैं। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, बोगज कोई जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अपन को प्राप्त कहाँ से हुआ है, अपन को तुर्की, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तुर्की से। अगर तुर्की नहीं आता है तो दूसरा स्थान रहेगा इसका मध्य एशिया। कौन सा स्थान रहेगा, मध्य एशिया। अगर मध्य एशिया भी नहीं आता है तो तीसरा आएगा अपना एशिया माइनर। तीसरा ऑप्शन आएगा अपना एशिया माइनर।
तो बोगज कोई अभिलेख वैदिक सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? इनमें से एक ऑप्शन आएगा आपके पास, तुर्की आ जाता है, या मध्य एशिया आ जाता है, या एशिया माइनर आ जाता है। ये अभिलेख कितना समय पुराना है? समय की बात करते हैं तो ये हमारे 1400 ईसा पूर्व का है। ये बोगज कोई अभिलेख कितना समय पुराना है? 1400 ईसा पूर्व पुराना है। अगली बात है, बोगज कोई अभिलेख से दो कबीले या कबीलों की जानकारी प्राप्त होती है। दो कबीलों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो वो जानकारी, दो कबीले कौन कौन से हैं? एक का नाम है हित्ती, एक का नाम है हित्ती, दूसरे का नाम है मितानी, तो दो कबीलों की जानकारी प्राप्त होती है बोगज कोई अभिलेख से। एक का नाम है हित्ती और दूसरे का नाम है मितानी। कहते हैं इस अभिलेख से प्राप्त होता है हित्ती और मितानी के मध्य, दो कबीलों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो युद्ध के अंदर होने के पश्चात इनको एक तरह का संधि करवाई गई। क्या करवाई गई? संधि करवाई गई। अब संधि करवाने के काम में, भाई संधि करने का जो बीच का मीडिएटर भी तो होता है कि जो मीडिएटर है कौन। अब मीडिएटर के एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है कि जो दो कबीलों की जानकारी, हित्ती और मितानी जो दो कबीले हैं, इनके जो संधि करवाई थी तो उनके जो साक्षी थे, जो साक्षी व्यक्ति थे, तो वो कौन कौन से थे, इनके बारे में अपन को डिटेल याद करनी है। टोटल जो साक्षी थे वो कितने थे? 4। कितने थे? 4 साक्षी थे। एक कौन कौन से? एक का नाम था इंद्र, दूसरे देवता का नाम था वरुण, दूसरा देवता का नाम था वरुण, तीसरे का नाम था मित्र और चौथे का नाम था ना सत्य। तो ध्यान देना, साक्षी कितने थे? 4। कौन से? दो कबीलों का जो युद्ध के अंदर जो संधि करवाए थे, कौन कौन से देवता उसमें साक्षी थे? तो अपने 4 साक्षी थे। देखो इसके बारे में बात करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई अभिलेख हमारे तुर्की या फिर मध्य एशिया या फिर एशिया माइनर से। अपन को ध्यान देना है, तीनों याद करना है अपन को। बोगज कोई अभिलेख, या फिर ऐसे आ जाता है बोगज कोई अभिलेख कौन सी सभ्यता की जानकारी मिलती है? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। दूसरी बात, बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुर्की या फिर मध्य एशिया या फिर एशिया माइनर। दूसरा, बोगज कोई अभिलेख कितने पुराना है? कितना पुराना है? तो ध्यान देना, 1400। कितना? 1400 ईसा पूर्व क्या है? ये बोगज कोई अभिलेख पुराना है। अगली बात है, बोगज कोई अभिलेख कितनी कबीलों की जानकारी मिलती है? 2 कबीलों की जानकारी मिलती है। वो कबीले थे, एक का नाम था हित्ती और दूसरे का नाम था मितानी। एक का नाम था हित्ती और दूसरे का नाम था मितानी। इन दोनों के बीच में, एक कबीला हित्ती और दूसरा कबीले का मितानी के मध्य एक युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में संधि भी करवाई जाती है। अब संधि करवाई जाती है तो संधि के लिए साक्षी होना जरूरी है। क्या होना? साक्षी। अरे भाई अपन कोई जब शादी ब्याह करवाते हैं तो कम से कम उसके अंदर कोई मीडिएटर भी तो होता है। तो उसी तरह से इसके अंदर भी मीडिएटर है। 4 देवताएं हैं इसके अंदर मीडिएटर बताए गए हैं। कौन से अभिलेख में? बोगज कोई अभिलेख। ये ध्यान देना,
एक है, ये सीरियल वाइज भी ऐसे याद रखना पड़ेगा अपन को कि एक साक्षी का नाम है इंद्र जो देवता है, दूसरे का नाम है वरुण, तीसरे का नाम है मित्र और चौथे का नाम है ना सत्य। तो चार इसके अंदर दो कबीलों की जो गवाह अर्थात साक्षी थे, तो चारों का अपन ध्यान रखना, इंद्र, वरुण, मित्र और ना सत्य अर्थात चार साक्षी थे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे अपन बात करेंगे। और हाँ भाई देखो, अपन जो वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत हैं उनके अपन एक एक की अपन बात करेंगे। पहले मैंने साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले बताया था वेद। उन वेदों के साहित्य के अर्थात वेदों से जो वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, पहले अपन वेदों की बात करेंगे। टॉपिक है अपना जो है अपना वेद। देख, वेद है, ये वेद विद धातु, वेद विद धातु से बना है। कौन सी धातु से? विद धातु से बना है। वेद विद धातु से, वेद विद धातु से बना है और विद का अर्थ है ज्ञान या फिर इसे जानना। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। अगली बात है, वेद को हम किस किस नाम से जाना जाता है? वेद को हम श्रुति या फिर इसे संहिता के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति या संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वेद का जो संकलन करता था, वेद का संकलनकर्ता, वेद का जो संकलन करता था उस व्यक्ति का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अपन वेदव्यास से वेदव्यास कहते हैं, लेकिन वेदव्यास का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अगली बात है हमारे वेद, कुल वेद, ये फिर वेदों की संख्या, वेदों की कुल संख्या, वेदों की कुल संख्या क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है ऐसे। वेदों की कुल संख्या है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। अपन को सीरियल वाइज से किस तरह से याद किया जाएगा? तो सीरियल वाइज से वेदों को अपन को याद करेंगे। देखो, पहला है अपना ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा है अपना सामवेद, यजुर्वेद। तीसरा है अपना सामवेद और चौथा है अपना अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों अपने 4 वेद है, इनको एग्जाम में सीरियल भी पूछा जा सकता है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा है, इस तरह भी अपन को याद करना है। अगली बात अपन को ये ध्यान रखना है कि वेदों में त्रयी में शामिल नहीं है। त्रयी, वेदों में त्रयी
में शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान देना। त्रयी अर्थात तीन तो इसमें एक है, एक अलग अलग, त्रयी में शामिल नहीं है। तो ध्यान देना, वेदों में जो त्रयी में शामिल नहीं है वो कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। किसमें? त्रयी में शामिल नहीं है। अपन इसकी बात करेंगे, फिर आगे और बढ़ेंगे। देखो, साहित्यिक वैदिक सभ्यता के जो जानने के स्रोत है, उन साहित्यिक स्रोतों में से अपन एक की बात की है अभी तक, वो हुआ नाम है वेद। साहित्यिक स्रोतों मैंने 4 बताए थे। पहला बताया था मैंने वेद, दूसरा बताया था ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा बताया था आरण्यक ग्रंथ, चौथा बताया था उपनिषद। तो पहला अपन ने वेद की बात करी है। वेद, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेद किस धातु से बना है? वेद किस धातु से बना है? विद धातु से बना है। कौन सी धातु से? विद धातु से बना है। और विद का अर्थ है ज्ञान या फिर जानना। दोनों में से एक ही बात है, कोई अलग अलग तरह से कोई बात नहीं है। विद का अर्थ है ज्ञान या जानना। अगली बात है वेद। वेद को हम श्रुति या फिर संहिता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तब तो कहा जाता है उसे श्रुति। और वेदों का जो सम्मिलित अर्थात चारों रूप जब एक साथ में रख दिया जाता है उसे कहा जाता है संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, वेद को श्रुति के नाम से भी और संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात है वेद को संकलन करता, या फिर ऐसा आ जाता है वेद के रचयिता कौन है या वेद के लेखक कौन है। तो ध्यान देना, वेद के जो संकलन करता है उसका जो अपन ये इतना सा याद रखते हैं, वेद व्यास। तो ध्यान देना, पूरा नाम है उसका कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, पूरा नाम रहेगा।